हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी को। बहुत ही आसान शब्द में समझने का कोशिश करेंगे नॉर्मेलिटी को, एक एक करके समझेंगे। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, सारे टर्म को डिस्कस करते हुए नॉर्मेलिटी को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी क्या है? तो नॉर्मेलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो लिखते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स presenting 1 liter of solution। जिस तरह मोलैरिटी होता है उसी तरह क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है। नॉर्मलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है क्योंकि वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है, ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इस चीज को हमको समझना है। तो नॉर्मेलिटी में हमको क्या देखना है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको हम समझने के लिए क्या लिखते हैं? NEQ। क्या लिखते हैं? NEQ मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिखते हैं? N इक्विवेलेंट। ठीक है, कैसे लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन वेट या वेट ऑफ सबस्टेंस बाय वेट ऑफ सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट मास। क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। इसको हम E या MEQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? MEQ। ये इक्विवेलेंट मास है। क्या ये? इक्विवेलेंट मास। पहले सबसे पहले मोलैरिटी, नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी है नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लिख सकते हैं NEQ बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे क्या है? नॉर्मलिटी। क्या है ये? नॉर्मलिटी। ये हो गया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन वेट या वेट ऑफ सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये बात तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, ये भी बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब एक नया टर्म, ये दोनों समझ में कुछ कुछ आ ही रहा था, तो ये हमको समझ में नहीं आया क्या इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है लिखते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो मोलर मास, मास बाय एन फैक्टर। अब एक और टर्म आया, पहले तो हमको ये नहीं समझ में आया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, उसके बाद इक्विवेलेंट मास क्या होता है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म आ गया एन फैक्टर। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए नॉर्मलिटी समझ में नहीं आता। सबसे पहले फिर से रिवाइज कर रहे हैं, नॉर्मलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट मास। यहाँ पे इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? अब सबसे पहले एन फैक्टर को क्लियर करते हैं, उसके बाद सारा चीज क्लियर होगा। तो इसको हम रब करते हैं। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर तो एन फैक्टर एसिड के लिए अलग डिफाइन करते हैं, बेस के लिए अलग डिफाइन करते हैं, सॉल्ट के लिए अलग डिफाइन करते हैं।
तो एसिड बेस सॉल्ट सबके बारे में देखेंगे, इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एसिड, यहाँ पे लिखते हैं बेस, यहाँ पे क्या लिखते हैं सॉल्ट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं एलिमेंट। अब उसके बाद इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। एसिड में एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं HCl, H2SO4, उसके बाद क्या है H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये हो गया एसिड में। बेस में क्या ले लेते हैं NaOH, KOH, CaOH2, AlOH3, ये क्या हो गया बेस। सॉल्ट में ले लेते हैं NaCl, Na2CO3, Al2SO4 थ्राइस, उसके बाद CaCl3। अब एलिमेंट में लिख लेते हैं एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटासियम और कुछ भी। एसिड में जो एन फैक्टर देखते हैं इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। इसका बेसिसिटी क्या है, तो इसमें जो रिप्लेसेबल H है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बेसिसिटी। अगर एक रिप्लेसेबल H है मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से कोई H अटैच है तो उसमें रिप्लेसेबल H कितना है एक। तो यहाँ पे रिप्लेसेबल H कितना है एक, A1H+ देगा, तो इसका बेसिसिटी क्या है 1। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, इसके लिए कितना, इसके लिए 2, क्योंकि ये दो। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सब H2SO4 का। यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से है, इसमें दो रिप्लेसेबल H है। तो इसमें दो रिप्लेसेबल H है तो इसका n फैक्टर, इसका n फैक्टर 1, इसका 2, इसका देखने से लग रहा है 3, इसका भी लग रहा होगा 3, इसका भी लग रहा होगा 3, लेकिन इसका तो 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है। कैसे है, तो H3PO4 में हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे PO, उसके बाद कितना H बच गया, यहाँ पे OH, OH, OH। उसके बाद ये किसका है H3PO4 का। H3PO2 का बनाते हैं, यहाँ पे O, यहाँ पे फास्फोरस H, H, यहाँ पे OH। यहाँ पे एक ऑक्सीजन से अटैच है, फास्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, इसका 2.1 होता है। तो सिमिलर ये H+, ये H के रूप, ये H+ के रूप में नहीं रिलीज होगा, ये रिलीज होगा। तो यहाँ पे 1 हो गया इसका। इसी तरह इसमें दो, यहाँ पे एक OH हो जाता है, तो यहाँ पे 2 H+ रिलीज होता है H3PO3 में। तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया 2, तो इसका n फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। तो अब हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, n फैक्टर हमको पता चल गया। तो इसमें ये एक OH माइनस रिप्लेसेबल, इसमें रिप्लेसेबल OH कितना है, तो एक रिप्लेसेबल OH है। तो यहाँ पे इसका बेसिसिटी कितना हो, इसकी एसिडिटी कितना हो गया 1, इसका एसिडिटी कितना हो गया 1, इसका कितना 2, इसका कितना 3। यहाँ पे 3 OH जो है रिप्लेसेबल है, तो इसका एसिडिटी क्या हो गया 3, तो इसका n फैक्टर क्या हो गया 3। सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज लेते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। इसमें कितना है 1, तो या तो पॉजिटिव लेंगे या तो नेगेटिव लेंगे। इसमें कितना है, यहाँ पे 2 Na है, प्लस है तो 2 Na है, तो यहाँ पे CO3, इसका जो Na, इसके लिए कितना होगा 2 Na+ है या फिर CO3 2-। तो इसका, इसमें इसका जो n फैक्टर है कितना होगा 2, इसके लिए कितना 2, इसके लिए कितना Al3 है, इसके लिए होगा +6, कितना होगा +6, इसके लिए +2। तो इस तरह करके हम क्या देखते हैं n फैक्टर। अब यहाँ पे एल्युमिनियम के लिए इसका वैलेंसी कितना होता है 3, तो इसका n फैक्टर कितना 3, इसका 2, इसका 1, इसका 1। तो इस तरह ये क्या हुआ n फैक्टर। अब हम इक्विवेलेंट मास से चल करके हम कहाँ जाते हैं, यहाँ पे n फैक्टर क्लियर हो गया, उसके बाद हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। जैसे अगर H2SO4 को आपको पूछे कि H2SO4 का बताओ इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 98 आएगा।
लेकिन जब इसका इक्विवेलेंट मास पूछे तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका 98/2, क्योंकि इसका n फैक्टर क्या है 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 49। अगर कोई सैंपल में आपको एक सॉल्यूशन में दिया हुआ है 4.9 ग्राम, क्या दिया हुआ है 4.9 ग्राम H2SO4, 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और आपको इसका नॉर्मेलिटी निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले हमको इसका इक्विवेलेंट मास पता है, तो यहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा 4.9 बाय इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया ये 0.01 इसको हम करते हैं ये 0.1, ये क्या हो गया इसका एन इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट है। अब ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना है 2, तो यहाँ पे वॉल्यूम 2 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.05, ये क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या होगा ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसका यूनिट होगा। तो ये क्या हो गया नॉर्मेलिटी का यूनिट ग्राम पर इक्विवेलेंट। जैसे मोलैरिटी में फॉर्मूला होता था डाइल्यूशन का, यहाँ पे भी डाइल्यूशन का फॉर्मूला होता है। तो N1V1 यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन होता था, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2, ये क्या आएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मिक्सिंग का फॉर्मूला। ये क्या हो गया जिस तरह नॉर्मेलिटी है उसी तरह मोलैरिटी, जिस तरह मोलैरिटी है उसी तरह नॉर्मेलिटी है, ये क्या हो गया ये फॉर्मूला। इसके बेस